हाँ, तो अपन गद्य खंड कंप्लीट कर चुके, आपके वितान भी कंप्लीट कर चुके। गद्य खंड का लाइव टेस्ट भी हो चुका है, वितान का लाइव टेस्ट आपका आज होगा। ठीक है, तो सुन लो फिर आप बात ध्यान से, वितान का लाइव टेस्ट आज शाम को होगा। ठीक है, जिसमें तीनों चैप्टर के एमसीक्यूज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनते हो उसका आपको लाइव टेस्ट देने आना है। ठीक है, और अब अपन कर चुके हैं आपके जो काव्य खंड बोल दो चाहे पद्य खंड बोल दो, वो अपन स्टार्ट कर चुके हैं। आरो भाग सेकंड ही है, हरिवंश राय बच्चन फर्स्ट चैप्टर है। इसमें दो इनकी कविताएं हैं, ऐसे ऐसा मान लो कि दो इनकी, एक तो आत्म परिचय और एक गीत है इनका। ये दोनों आपके 24 के सिलेबस में भी है। लेकिन ये क्या है कि वैसे पूरा चैप्टर अपन पहले पढ़ चुके, उसमें तो क्या सब कुछ पढ़ा था, बहुत ज़्यादा हो जाता। लेकिन अब है कैप्सूल सीरीज जो 100% वेरी मोस्ट होता है ना, छपते ही छपते हैं। ठीक है, इसलिए आपको पता है कि इसके अंदर अपन ने क्या क्या रखा है ऐसा आज के सेशन में, और जितने भी काव्य खंड पढ़ेंगे उसमें क्या रखेंगे, इंपॉर्टेंट काव्यांश रखेंगे जिनकी व्याख्या सहित आपको बताया जाएगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके इसके अंदर होने वाले हैं। ठीक है, और बाकी जो एमसीक्यूज है उसका लाइव टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, एमसीक्यूज मिक्स वन लाइनर, वो उसी के वन लाइनर को भी एक एक लाइन वालों को मैं एमसीक्यूज बना देता हूँ, उसका अपने लाइव टेस्ट हो जाएगा। तो मैंने एक तो ये वाला जो है ये काव्यांश मोस्ट लिया है, ये मोस्ट है, इस बार आने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, एक बार समझ लो कैसे कुछ लिखते हैं क्या वगैरह वगैरह, कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इनको तुम कहते हो गाना गाया, मतलब गाना। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके इस बार 24 में 2024 में आने के पूरे पूरे चांस है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको ढंग से पढ़ना है। संदर्भ या प्रसंग, देखो संदर्भ या प्रसंग इसमें एक ही बात है, दोनों एक ही साथ लिखे जाते हैं। संदर्भ तथा प्रसंग आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, इसमें अलग नहीं होता कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। आप चाहें तो इसका संदर्भ अलग भी लिख सकते हैं और प्रसंग फिर यहाँ आ जाएगा, ये प्रसंग यहाँ शुरू हो जाएगा। मैंने वैसे दोनों एक साथ ही लिख दिए, आप चाहें तो इसको प्रसंग मान सकते हैं। प्रसंग क्या है कि कवि परस्पर विरोधी कथनों के द्वारा अपनी मनोभावनाओं से परिचित करा रहा है। विरोधी क्यों, देखो ये मतलब ये लिखा हुआ ना कि मैं रोया, आपने कहा कि ये तो गाना गा रहा है, मतलब ऑपोजिशन को एक दूसरे का विरोध हो रहा है। तो विरोधी भावनाओं के माध्यम से अपना जो कुछ फीलिंग्स है, कुछ अपने क्रिएटिव अंदर है, वो उसका बखान कर रहा है। ठीक है, देखते हैं इसका व्याख्या। देखो, कवि कहता है कि अपने प्रीतम के विरह में, प्रीतम मतलब अपने जिसको ये चाहता है, कवि कहता है कि मेरे प्रीतम में, प्रीतम के विरह मतलब उसकी याद में, जब उसके आंखों से या नेत्रों से आंसू टपकते हैं तो उनमें भी संगीत का राग होता है। ठीक है, देखो ये मैं निज रोदन का मतलब रोना होता है, रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। तो ये वही कह रहे हैं कि जब नेत्रों से आंसू टपकते हैं तो उनमें भी संगीत का राग होता है। विरह की ये अग्नि ही शीतल और मधुर वाणी में कहे गीतों में व्यक्त होती है। तभी तो कह रहा है ना कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। ठीक है ना, बस वही चीज है कि आग का मतलब अग्नि, ये जो विरह की जो ये अग्नि है, इसी अग्नि ही उसके शीतल और मधुर वाणी में कहे गीतों में व्यक्त होती है। कवि को विशाल राजभवनों की दरकार नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या राजभवनों की जरूरत नहीं है। ठीक है, दरकार नहीं, छिपा हो जाता है वह तो सिर छिपाने के लिए, दरकार नहीं, वह तो सिर छिपाने के लिए टूटे फूटे भवन को पाकर ही संतुष्ट है। ठीक है, ये देखो इतना सा कर लेना चाहिए, ये इसको एक बार बाद में देखते हैं, कहीं और की लाइन है। मतलब कवि को विशाल भवनों की दरकार नहीं, वह तो सिर छिपाने के लिए टूटे फूटे भवन को पाकर ही संतुष्ट है। ये देख लो पहले भवन का देखो, ये रहा कि हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं तो वो खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। मतलब खंडहर का मतलब टूटा फूटा, कोई टूटा फूटा भवन भी है ना तो ये मेरे लिए बोला इनफ है, सफिशिएंट है, मुझे ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, राजभवनों की जरूरत नहीं है, संतुष्ट हूं। कवि कहता है कि जब वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है तो लोग उसे गीत कहने लगते हैं। देखो ये रहा। ठीक है, कि मैं रोया उसको तुम कहते हो गाना। ठीक है, कि जब ये रहा यहां से देखो कि कवि जब अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है तो लोग उसे गीत कहते हैं। लोग उसको कवि मानकर उसका सम्मान करना चाहते हैं।
किंतु कवि को अपनी यह पहचान स्वीकार नहीं है। ठीक है ना, देख लो कि ये तो हो गया। खैर, मैं रोया उसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर, क्यों मुझे कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मतलब मुझे कवि कह के मुझे स्वीकार मत करो आप। किंतु कवि को अपनी ये पहचान स्वीकार नहीं, वह तो चाहता है कि लोग उसे एक नए प्रेम दीवाने के रूप में जाने, छंदू के रूप में उसकी वेदना ही फूट फूट कर रोई है। वह कवि नहीं बल्कि एक पागल प्रेमी है, किसी के प्यार में क्या है, पागल है, दीवाना है। लेकिन ये सब कविताएं हैं, इसी को अपना मत लेना, क्योंकि इतना पागल किसी के प्रेम में होने से कुछ नहीं होता। पढ़ाई ढंग की करो, कहीं कामयाबी लाओ, उसके बाद में कुछ पागल होना तो ठीक भी है। ठीक है, वरना रियल वाला पागल भी हो सकते हो आप, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये खैर अपनी एक बहुत अच्छी एक कविता है जो अपन ने देखी। विशेष क्या है कि कवि के रुदन में संगीत छिपा है, रोने में संगीत छिपा है, नो डाउट। उसकी शीतल वाणी में आग छिपी है। लगता है कवि के हृदय विरोधाभासों का निवास है, मतलब विरोधी, देखो हर चीज में विरोधाभास पैदा हो रहा है। वो कमेंट कुछ और कर रहा है, सेंस लोग कुछ और निकाल रहे हैं। ठीक है, और काव्यांश में इसीलिए विरोधाभास अलंकार का यूज हुआ है। एक तो ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, और एक ये भी इंपॉर्टेंट है भाई आपके, जो उनकी दूसरी कविता है ना, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसमें से कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडू से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परु में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। संदर्भ तथा प्रसंग अपन देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग सेकंड है ना, ये भी लिख लेना चले यहाँ पर, आरोह भाग सेकंड में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है। फिर यहाँ से कि इस अंश में कवि कहता है, ये प्रसंग मान लीजिएगा, कि अपने बच्चों परिवारजनों से मिलने की उत्कंठा उसकी चलने की गति बढ़ा रही है। अपन ने पढ़ा था ना, ये चैप्टर बहुत गजब का है। जब हमारी किसी की चाह होती है, किसी से मिलने की चाह होती है, तो अपने पैर बड़े जल्दी जल्दी चलते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। जैसे वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि अपने बच्चों परिवारजनों से मिलने की उत्कंठा है, बहुत उतावला है, इसलिए जो चलने की गति है वो और ज्यादा तेज हो जाती है। जैसे अपने इसमें वो भी पढ़ा था कि जैसे मजदूर लोग होते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, लेबर पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन शाम को जब घर आते हैं तो उन्हें पता है कि अब हम हमारे घर जा रहे हैं, हमारे परिवार वाले से, बच्चों से, फैमिली सबसे मिलेंगे, तो थकावट दूर हो जाती है, बस वो घर दिखता है, बस जल्दी चलें और घर पहुंचें। इसलिए पैरों की जो स्पीड है ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, गति ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, बस वही कह रहे हैं। देखो व्याख्या, कवि कहता है कि आकाश में उड़ने वाला पक्षी जब यह सोचता है कि घोंसले में बैठे बच्चे उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और आतुरता पूर्वक घोंसले से झांक रहे होंगे, देख रहे होंगे कब मम्मी या पापा जो भी उनके होते हैं वो आएंगे, तो उनके पंख तेजी से गति करने लगते हैं और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसले की ओर उड़ने लगते हैं। अपने प्रियजनों से मिलने की आतुरता उनके कदमों में और ज्यादा तेजी ला देती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, विशेष में कि पथिक मतलब जो रास्ते पे चलने वाला होता है, राहगीर, हर चलने वाला व्यक्ति पथिक या राहगीर कहलाता है। पथिक को घर पहुंचने की जल्दी है तथा अपने प्रियजनों से मिलने की व्याकुलता है। एक तो यह विशेष है। दूसरा, कवि की ममता तथा प्रेम भावना का वर्णन हुआ है। भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है, बिल्कुल इजी है, सरल सीधी भाषा का प्रयोग किया गया, प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे एक काव्यांश और देखते हैं अपन, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो जो अपने सेकंड जो पढ़ा है वो और ये दोनों एक साथ जुड़ के भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसको टुकड़ों में लिया है। ये है अपना मतलब आज का एक तरीके से तीसरा काव्यांश हो गया ये, ठीक है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, तो वही संदर्भ प्रसंग। तो अब देखो अपन ने एक चीज पढ़ ली कि जो कवि है इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, तो अब इसको चाहने वाला कोई नहीं है, इसके इंतजार करने वाला कोई नहीं, इसलिए अपन ये पूरी बातें वो गाता है। संदर्भ प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी ढलता से लिया गया है या अवतरित है। और इस अंश में कवि अपनी प्रियतमा की याद करके व्याकुल उद्गिन हो रहा है, मतलब कि दुखी हो रहा है अपनी प्रियतमा को याद करके, और तभी ये बातें वो कह रहा है। देखो कैसे व्याख्या,
कवि कहता है कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, कोई भी उससे मिलने को व्याकुल नहीं है, उसकी पत्नी का देहावसान हो चुका है, अतः वह घर पहुंचने की जल्दी किस लिए करे। भाई जैसे अपन अभी पीछे पड़ा अपन है कि एक पथिक है, वो घर जाने के लिए इसलिए व्याकुल है कि उसका कोई इंतजार कर रहा है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है। और फिर अपने देखा कि पक्षी है, पक्षी भी जल्दी जल्दी अपनी उड़ान भर रहे हैं, क्योंकि घोंसले में उनके छोटे बच्चे जो हैं वो मुंह निकाले हुए बाहर से वेट करें कब उनकी माँ या उनके जो भी है वो कब आएंगे। ठीक है, लेकिन ये कवि कहता है कि मैं इतनी जल्दी क्यों करूं। हालांकि एक बार तो खुद भी तेज चलता है क्योंकि इसकी हैबिट है चलने की, लेकिन फिर रुक के सोचता है कि मैं क्यों इतना तेज चलूं, मेरा कौन इंतजार कर रहा है, अतः वह घर पहुंचने की जल्दी किस लिए करे। ये विचार मन में आते ही उसके कदम ठिठकने लगते हैं, उसका मन व्याकुलता से भर उठता है तथा घर जल्दी पहुंचने की उसकी इच्छा पर विराम लग जाता है। उसे लगता है कि उसके जीवन का दिन भी जल्दी जल्दी ढल रहा है। मतलब अब लाइफ भी ज़्यादा लाइफ से एक्सपेंशन नहीं रही है, क्योंकि ज़्यादा अपन ये भाई क्या होता है कि जब घर पूरा परिवार हो तब एक इंसान खुश या सुखी रह सकता है, लेकिन जब इसके कोई इंतजार करने वाला भी कोई नहीं है, बड़े दुख में दिन बीत रहे हैं, तो ये सोच रहा है कि अब कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको लगता है कि जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है। क्योंकि ये सोचता है कि दिन जितना बड़ा हो उतना सही है, क्योंकि रात इसको पसंद नहीं है, रात को क्या कौन इसका इंतजार करेगा, इसलिए कहता है, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि अब उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन का दिन भी जल्दी जल्दी ढल रहा है। हालांकि अब वो कह रहा है कि मेरी लाइफ भी कोई ज़्यादा बची नहीं है, शायद लाइफ भी अब जल्दी ढल रही है। ये सारी बातें देखो आप आराम से देख सकते हो इसमें कि ये प्रश्न शिथिल करता पद को, मतलब ये प्रश्न मैं क्यों करूं, कौन सा प्रश्न ये देखो ये कि अतः वह घर पहुंचने की जल्दी किस लिए करे। ये विचार मन में आते ही कदम ठिठकने लगते हैं। आप आराम से देखो कि हिप चंचल, ये प्रश्न शिथिल कर पद को, भरता उर में विहिलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता, सब कुछ बातें इसमें लिखी हुई है। विशेष डाल दो, कवि के लिए घर पर आतुरता पूर्वक प्रतीक्षा करने वाला अब नहीं है, ये सोचकर वह ठिठक जाता है, धीरे हो जाता है, ऐसा मान लो। भाषा सरल, सरस, सहजपूर्ण और परवापूर्ण साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। बिल्कुल आप भी देख सकते हो, भाषा बहुत सिंपल है, आराम समझ में आ रही है, बिल्कुल सरल सीधी सरल भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है, नो डाउट। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपन। पहला है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि के कदमों की शिथिलता और उर में विहलता का क्या कारण है। बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखो अभी अपन ने पीछे क्या पढ़ा कि जो पथिक है, जो राहगीर है और जो पक्षी हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज है, वो जल्दी जल्दी घर जाना चाहते हैं, और जो भी ये सोचते हैं कि हमारी कोई प्रतीक्षा कर रहा है, कोई इंतजार कर रहा है हमारा घर पे, तो उनकी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन उल्टा है कि कवि जो है, इस कवि की जो है स्पीड शाम को जब दिन ढलता है तो घर जाने के लिए शिथिल क्यों है ये, मतलब धीरे धीरे ऐसे हम आलसी आलसी क्यों है, स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही, शिथिलता क्यों है, ध्यान रखना, क्योंकि कवि का कोई इंतजार करने वाला घर पे नहीं है। मतलब कि दिन ढलने पर कवि तेजी से नहीं घर लौटता है, तेजी कर नहीं लौटता है, लेकिन उसे याद आता है कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई, ये सोचकर वह अपने कदमों की गति शिथिल कर लेता है। मतलब कोई करने वाला है ही नहीं भाई, प्रतीक्षा करने वाला कोई है ही नहीं, है ही नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, प्रतीक्षा करने वाला कोई है ही नहीं, समझ पा रहे हो ना आप। इसलिए मेरी बात को आपको ध्यान से समझना है कि उसमें प्रतीक्षा करने वाला कोई है ही नहीं, जो प्रतीक्षा करने वाला जब है ही नहीं, इसलिए कवि सोचता है अपने कदमों की जो गति वो शिथिल कर लेता है, कम कर लेता है कि क्या मतलब है, घर पे कोई इंतजार थोड़ी ना करें, हमारे को इंतजार तो कर नहीं रहे। लेकिन ये सही क्वेश्चन अगला और है कि बच्चन के संकलित गीत में दिन ढलते समय पथिकों और पक्षियों, पथिक का मतलब वो इंसान, वो राहगीर, और पक्षी, इनकी गति में तीव्रता और कवि की गति में शिथिलता, क्या कारण है। दोनों में से एक जैसे क्वेश्चन भी है, ये अकेला है, ये मिक्स है। तो कवि के अनुसार पथिकों और पक्षियों की गति इसलिए तीव्र है क्योंकि उनके प्रिय बंधु, मतलब जो भी उनके चाहने वाले बच्चे, उनकी फैमिली वाले, मम्मी पापा जो भी, वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए वो तेजी से दौड़ रहे हैं। वे प्रेम की अधीरता के कारण तीव्र गति से घर जा रहे हैं, मतलब उनको प्रेम है, चाह है अपनों से मिलने की। लेकिन कवि की चाल इसलिए शिथिल है, इसलिए कम है, इसलिए स्लो है क्योंकि उसके घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। ये ध्यान रखना, ये दोनों में फर्क है। अगला, मैं और जग और कहां का ना था, ठीक है। इसमें कवि क्या कहना चाहता है, तो कवि के आदर्श संसार की मान्यताओं के विपरीत हैं, बिल्कुल।
मतलब कवि के जो आदर्श है वो संसार की मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत है। संसार में जो भी चल रहा है वो कवि के लिए सही नहीं है, क्योंकि कवि अकेला है, कवि के विपरीत है ये। कहाँ स्वार्थ से गिरा जग, जग मतलब संसार, कहाँ स्वार्थ से गिरा जग का मतलब संसार है, आप चिंता नहीं करें, आप संसार भी ले सकते हो, वर्ल्ड। और कहाँ त्याग प्रेम से परिपूर्ण कवि, एक कवि जो त्याग से बिल्कुल परिपूर्ण है ना, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण है, बिल्कुल भरा हुआ है। लेकिन ये स्वार्थ से लोग इस तरीके से हिलते ही नहीं है जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध ना हो। कवि इस तरह संसार से संबंध रखना कवि के लिए संभव नहीं है। कवि का संसार से विरोधामूलक संबंध है। विरोध मतलब यहाँ पर कहता है ना, मतलब उसके ये कुछ और सोचता है और जो हमारा संसार है कुछ और है। इनके आपस में विरोधामूलक संबंध है, ये आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं, ठीक है, अपोज करते हैं, इनके आपस में रिलेशन नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं बना बना मतलब जग रोज, मैं संसार को बनाता रोज मिटाता। कवि का क्या तात्पर्य है, क्या आशय? देखो, कवि होने के कारण वे अपनी कल्पना, अब कवि होता है कि आपको पता है कवि कल्पनाएं करता है, कल्पनाओं के माध्यम से गीत बनाता है, गीत गाता है, स्टोरियां बनाता है, स्टोरी गाता है। तो कवि होने के कारण वे अपनी कल्पना में अनेक लोकों की रचना करता है, अनेक लोक, अनेक संसारों की रचना करता है कवि होने के नाते। अपने रचे हुए जगत को जब वह अपने आदर्शों के अनुकूल नहीं पाता तो उनको मिटा देता है। यह सृजन और विनाश का नित्य कार्य। भाई जैसे कि आपको पता है कवि कल्पनाएं करता है, कभी कल्पना ढंग से नहीं होती तो वापस मिटा देता है, मतलब वापस, क्योंकि वो तो गीत गाना है, अपने गीतों के माध्यम से कहते हैं ना, सुख और दुख दोनों तरह के गीत होते हैं। मतलब कि विरह के गीत भी होते हैं, तो चाहने के गीत भी होते हैं, हर तरह के गीत होते हैं, हर तरह का वो संसार वाली बातें। तो रोज इसलिए कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, रोज जग बनाता हूँ, रोज मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये सब अपन ने पहले चैप्टर स्टोरी पढ़ रखी है, तो ये चीज़ें ईजी लग रही होगी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत में कवि बच्चन जी ने क्या संदेश दिया है? ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है कि इस कविता में पत्नी के चिर वियोग से व्यथित कवि की मनोदशा सामने आई है। वो अपनी पत्नी मतलब से वियोग है, मतलब वियोग हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी है। वियोग का मतलब दूर हो जाना। कवि देखता है कि मतलब वो उसको बहुत चाहता है लेकिन उसको नहीं मिल पाती है, इसके साथ में नहीं रह पाती है, वो वियोग हो गया, इससे चली गई, इसलिए दिक्कत है, दुख हो रहा है। कवि देखता है कि दिन रूपी पथिक जल्दी जल्दी चल रहा है, क्योंकि कवि को हमेशा दिन अच्छा लगता है कि जितना दिन रहे उसको ठीक है, शाम को क्या मतलब है, वो अंधेरे में घुटन होगी, मैं किससे मतलब, कोई मेरा कौन इंतजार कर रहा है। इसलिए कवि दिन रूपी पथिक जल्दी जल्दी चल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, जो दिन रूपी पथिक है, जो पथिक होता है जिसका कोई इंतजार करे, वो तो जल्दी जल्दी चल रहा है। पक्षी भी प्रतीक्षा करते बच्चों का ध्यान करने के लिए, वो भी तेजी से अपने घोंसले को चल रहे हैं, लेकिन सबको घर पहुंचने की जल्दी है। लेकिन कवि भी अभ्यास के कारण शीघ्र कदम बढ़ा रहा है, वो तो रोजाना का अभ्यास है, प्रयास कर रहा है रोजाना, क्योंकि जो बंदा तेज चलता है वो तेज चलता ही। लेकिन वही बात है, अचानक उसे याद आता है कि चलो ये पथिक जा रहा है, उसका तो कोई इंतजार कर रहा है वहां पर शाम को, उसके बच्चे, पेरेंट्स जो भी, लेकिन ये पक्षी जा रहा है, ये इसका भी इंतजार कर रहे हैं उनके बच्चे घोंसलों में, लेकिन मैं क्यों तेज चल रहा हूँ भाई? मेरा चलो ठीक है, अभ्यास की वजह से वो तेज चल लेता है, वो तो इसका अभ्यास है, प्रैक्टिस है। लेकिन फिर अचानक से स्मरण आता है, याद आती है कि मैं तेज क्यों चल रहा हूँ, मेरा कौन इंतजार कर रहा है। तो उसे अचानक से स्मरण आता है कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला तो कोई नहीं है भाई, मैं क्यों तेज चल रहा हूँ। ये विचार उसके मन को व्याकुल कर देते हैं, दुखी कर देते हैं, ठीक है। कवि ने इस गीत में इस सत्य को व्यंजित किया है, मानव जीवन एक निश्चित अवधि तक ही सीमित है। ये तो अपन सब जानते हैं कि अपन जो जन्मता है वो मरेगा तय है, जो बूढ़ा होगा वो मरेगा तय है। वे यही चीज है कि मानव जीवन एक निश्चित अवधि तक ही होता है, ठीक है। अपन सब एक निश्चित अवधि तक ही इस धरती पर रहेंगे, फिर चले जाएंगे, ठीक है। तो मानव जीवन एक निश्चित अवधि तक सीमित है, समय तेजी से गुजर रहा है। जो लोग समय के महत्व को समझते हैं वे उसे व्यर्थ नष्ट नहीं करते, वे निश्चित समय पर अपने कार्य पूरे करते हैं। कवि ने समय के महत्व को समझने तथा उसके अनुसार अपने काम समय पर पूरे करने का संदेश इस गीत के माध्यम से दिया है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि कैसे लोग दिन भर पूरा काम करके शाम को अपनों के पास जाते हैं ताकि वो थकावट दूर हो जाती है, अपनों से मिलके खुशियां जो मिलती है। तभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग हाई पैसा करते रहते हैं दिन भर, ये है वो, उनको पता भी नहीं है कि उसके फैमिली भी हैं, उनके परिवार भी है, उनके बच्चे भी हैं, उनके वाइफ भी है, उनके मम्मी पापा भी हैं। वो एकदम मतलब अलग तरह से हो जाते हैं,
लेकिन इससे माध्यम से संदेश ये मिलता है कि हमें ठीक है दिन भर काम कर लिया और जो भी ऑफिस से लगे जो भी वर्क हो गया, लेकिन शाम को अपनों के साथ बैठ के उनसे बातें करना है, बच्चों के हालचाल पूछना है, अगर मम्मी पापा बुजुर्ग है तो उनसे हालचाल पूछना है, ये सब होना चाहिए। लाइफ वही है, भले आप कितने ही पैसे कमा लो, आप 5-5 दिन घर नहीं आ रहे हो, 10 दिन, 1-1 महीना घर नहीं आ रहे हो, 2-2 महीना, चलो वो अलग अलग जॉब अलग हो जाती है, लेकिन कोई बातचीत नहीं, कोई ध्यान नहीं, रात दिन बस पैसा पैसा करते हो, तो फिर वो कोई ज़िंदगी नहीं है। क्योंकि हम एक निश्चित अवधि के लिए इस धरती पर आए हैं। अगर ये ऐसे हैं, इसमें मतलब हाई पैसा में निकल जाएगी ज़िंदगी, तो फिर क्या क्या ज़िंदगी, उस ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, उस पैसे का भी कोई महत्व है नहीं रह जाता। ऐसे ही आत्म परिचय कविता भी है, वो तो दिन जल्दी जल्दी डलता है, अपनों क्या साथ समझ मिली। इसका भी क्या मुख्य, इसका प्रतिपाद्य या मुख्य संदेश या मुख्य भाव क्या है, जो आत्म परिचय की दूसरी कविता है। तो आत्म परिचय कविता में कवि ने संसार से अपना संबंध प्रीत कलह का बताया है, प्रीति और कलह का बताया है, चाहना और कलह होना उसका बताया है। उसका जीवन विरोधों का सामंजस्य है, इनको साधते साधते बेखुदी, मस्ती और दीवानगी उसके व्यक्तित्व में उतर आई है। ठीक है, एक तो होता है प्रीति, एक होता है कलह करना, दोनों बिल्कुल अपोजिशन है। प्रीत किसी की चाह में बिल्कुल पागल हो जाना, कलह अलग चीज होती है, कलह करना है ना, लड़ाई झगड़े, इट्स लाइक। तो इन सब की वजह से इन विरोधों का सामंजस्य उसकी लाइफ में है, ऑपोजिशन को विरोध चल रहे हैं, इनको साधते साधते एक बेखुदी, मस्ती और दीवानगी उसके व्यक्तित्व में उतर आई है, उसका पूरा व्यक्तित्व ही चेंज हो गया है। यहां कवि ने दुनिया के साथ अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंध के मर्म का उद्घाटन यहां पर किया है। आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद्य संसार से प्रेम करना, उसके हित की चिंता करना, स्वयं कष्टों में रहकर भी संसार के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना, किसी भी निंदा, देख लो भले कवि भी वही है, खुद बहुत परेशान है, लेकिन इतनी प्यार वाली कविताएं गाता है कि लोग उनको गुनगुनाते हैं। ठीक है, आंसू भी बहाता तो लोग कहते हैं नहीं ये तो बिल्कुल इमोशंस है, पूरा फील करके गा रहा है, जबकि वो रो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें खुद कितनी भी कष्ट हो लेकिन लोगों को अच्छा दे रहा है। तो मतलब वही है कि संसार के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना, किसी भी निंदा स्तुति से प्रभावित रहकर, कोई भी उसकी निंदा करे उसे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी निंदा स्तुति से वो प्रभावित रहता है, रहकर सभी के साथ समान रूप से प्रेम का व्यवहार करना तथा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर आगे बढ़ने की प्रेरणा जो है वो आत्म परिचय कविता के माध्यम से हमें मिलती है। देखो, ये इस कविता का संदेश, ये इस कविता का संदेश। अब अपन एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये और है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, आत्म परिचय कविता में परस्पर विपरीत कथनों से कवि क्या कहना चाहता है। मतलब आत्म परिचय कविता उसमें परस्पर विपरीत कथन से कवि क्या कहना चाहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जग जीवन का भार लिए फिरना तथा कभी न जग का ध्यान करना कथन विपरीत से लगते हैं। देखो कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, पढ़ापन है ना, तो जग जीवन का मतलब पूरे संसार का भार लिए हुए फिरना तथा कभी न जग का ध्यान करना, लेकिन ये बात भी है कि नहीं, लेकिन पूरे संसार का भार लिए भी फिर रहा हूं लेकिन संसार का ध्यान भी नहीं करता। ये दोनों कथन आपस में अपोजिट लगते हैं, विपरीत से लगते हैं। ठीक है, जो कि विपरीत है, ये जो है लेकिन ही है ना, अच्छा लेकिन कर लो फिर, लेकिन, हाँ लेकिन ना कर लेना, लेकिन विपरीत है नहीं। एक्चुअल बात ये अपन को पढ़ने में ऐसा लगता है लेकिन एक्चुअल में विपरीत है नहीं। पहले कथन का आशय है, कौन सा पहला कथन, ये जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, इस ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले कथन का आशय है कि संसार में रहकर सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करना, तभी तो कह रहा है ना कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मतलब संसार में जितना भी संसार में रहकर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। जैसे एक फादर होता है, फादर अपने बच्चों का, अपने पूरे परिवार का मतलब पूरा उत्तरदायित्व या भार लिए फिरता है एक फादर, मतलब क्यों, क्योंकि उसके पूरे परिवार की मतलब जैसे कि पूरे सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करता है फादर, वैसे यहां पर जग जीवन का भार लिए फिरने का मतलब क्या हुआ पहले कथन का, कि यहां पर इसका आशय, पहले कथन का आशय यह है कि संसार में रहकर सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करना। फिर दूसरा कथन है कि कभी न जग का ध्यान करना, इसका है कि अच्छा पहले थोड़ा इसको पहले कथन को जान लेते हैं
कि सामाजिक उत्तरदायित्वों को कवि ने जग जीवन का भार बताया है, बिल्कुल कि मेरे ऊपर ये भार है पूरे जग जीवन का। दूसरी लाइन जो थी कि कवि ने जग का ध्यान करना, तो दूसरे कथन का अर्थ है कि संसार में प्रचलित मान्य विचारों परंपराओं आदि चलना, ठीक है, आदि का चलना, मतलब अब आपको पता है ना कि संसार में बहुत सारी परंपराएं हैं, कुछ विचार है, कवि उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता, ठीक है। तो उनके लिए कहता है कि कवि ने जग का ध्यान करना, तभी तो कहता है ना कि कवि के ऊपर चाहे कितने भी टोन कसो, कितनी परिस्थिति आ जाओ, ये ध्यान भी नहीं करता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो अपने ध्यान में मस्त है। बस वही चीज है कि दूसरे कथन का अर्थ है कि संसार में प्रचलित और मान्य विचारों परंपराओं आदि चलना। कवि अपने सामाजिक दायित्वों को तो निभाता है परंतु संसार के परिपाटी पर नहीं, मतलब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, काम करता है, लेकिन संसार की जो परिपाटी नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करो, उस अकॉर्डिंग नहीं चलता, अपने हिसाब से चलता है, ठीक है। तो ये था भाई छोटा सा चैप्टर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा चैप्टर था। आई थिंक आपको इजी लगा होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक कैप्सूल सीरीज है, पूरा चैप्टर अपने पहले पढ़ रखा है और ये अपना आज काव्य खंड का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सारे चैप्टर इस तरीके से अपन लाइन वाइज चलते रहना है, हाफ ईयरली एग्जाम भले ही हो उस पर लोड नहीं लेना है। आपका टारगेट फरवरी के अंदर जो बोर्ड एग्जाम है उस पर होना चाहिए और हर एक क्लास को बिल्कुल कनेक्टिविटी यूँ रखना, परमानेंट 6 बजे जो क्लास होती है इसको ध्यान रखना। और आज या कल में वितान का टेस्ट होने वाला है, उसके लिए भी रेडी रहना है, ठीक है। तो ये था अपना आरो भाग सेकंड में जो काव्यांश है उसका पहला चैप्टर हरिवंश राय बच्चन, जिनकी दोनों कविताओं के बारे में अपन जाना, एक गीत वाला परिचय जो कि अपना हो गया कंप्लीट, ठीक है, ओके।